नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। देश में चुनाव जिस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद राजनीतिक माहौल भी उतने ही तेजी से बदलता जा रहा है। एक और विपक्ष अपने तेवर दिखा रहा है, कहीं भी वो झुक नहीं रहा है, दब नहीं रहा है, बल्कि 400 पार का जो दावा बीजेपी ने किया था, अब उसकी पूरी तरह से पोल विपक्ष ने खोल दी है। और इसी को देखकर अब बीजेपी पूरी तरह से दबाव में आती हुई दिख रही है। नरेंद्र मोदी इस समय जिस तेजी से रैलियां कर रहे हैं और जो भाषण दे रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, और उनकी भाषा का स्तर तो क्या ही कहें। हमेशा उनकी भाषा के स्तर पर बात होती है और हमेशा ये लगता है कि अब शायद कुछ अच्छा सुनने मिले, अब शायद प्रधानमंत्री अपने पद की मर्यादा और गरिमा का ख्याल रखें, अब शायद उनकी भाषा में कोई सुधार देखने मिले। लेकिन प्रधानमंत्री बिल्कुल निराश नहीं करते, वो बिल्कुल अपनी भाषा के स्तर को गिराकर ये बता देते हैं कि आप मुझसे चाहे जितनी भी उम्मीदें कर लें, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरूंगा, मैं वही कहूंगा जो मुझे कहना है, मुझे न अपने पद का लिहाज है, न मुझे अपनी भाषा की गरिमा बनाए रखनी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री के बयान लगातार ऐसे आते जा रहे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये किस तरह के प्रधानमंत्री हैं। 10 सालों में इन्होंने देश को तो कुछ नहीं दिया, लेकिन क्या इन्होंने अपने व्यक्तित्व का विकास भी कुछ नहीं किया। खैर, ये एक अलग मसला है, लेकिन इधर हम देखते हैं कि विपक्ष जिस तरीके से अपने तेवर दिखा रहा है, उसने चुनावों की तस्वीर बिल्कुल बदल कर रख दी है। हमने बात की कि बीजेपी किस तरह से पहले 400 सीटों का दावा करती आई थी, और जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ, उसके बाद ये 400 सीटों का दावा कहां गुम हो गया पता नहीं चला। उसके बाद अब आज मोदी को ये कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन 50 सीटें ले आए। मतलब अब वो अपनी सीटों की बात छोड़कर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कितनी सीटें लाएंगे इस पर बात करने लगे हैं। यानी पहले उन्होंने अपने घोषणा पत्र पर बात नहीं की और अब वो अपनी सीटों पर बात नहीं कर रहे हैं, वो केवल इंडिया और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। और इसी से समझ में आ रहा है कि मोदी पूरी तरह से दबाव में हैं, क्योंकि 10 साल बहुत होते हैं अपने काम को गिनाने के लिए, लेकिन अभी भी मोदी की हालत यह है कि वो खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, प्रायोजित इंटरव्यू देते हैं। उन इंटरव्यू में जो उनसे तरीके के सवाल अगर कोई पूछ भी ले भूल से, तो उन सवालों का जवाब देते भी उनसे नहीं बनता। और ये सारा कुछ मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, इसके तमाम साक्ष्य और प्रमाण मौजूद हैं कि किस तरह मोदी को अब बात करते नहीं बन रहा है जब उनसे मुद्दों की बात की जाए। इधर विपक्ष लगातार मुद्दों की बात कर रहा है, हर रोज वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाता जा रहा है और अब बताता जा रहा है कि जैसे ही इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी तो किस तरह से वो काम करना शुरू करेगी। आज तो रैलियों का शुक्रवार है यूपी में, खास तौर पर आपको बता दें कि आज यूपी की रायबरेली सीट पर एक और अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तमाम लोग हैं। अमित शाह भी आज वहां पर रैली करने वाले हैं, अमेठी जाने वाले अमित शाह। उधर मोदी की आज यूपी में 3-3 सभाएं हो रही हैं। तो कुल मिलाकर इस समय यूपी पर सबकी नजरें हैं। उधर महाराष्ट्र में भी चुनावी माहौल बहुत गर्म है, क्योंकि इस 20 तारीख को यानी अब जो 5वें चरण का चुनाव होगा वहां महाराष्ट्र की सीटें हैं। तो कुल मिलाकर चुनावी माहौल इस समय काफी गर्म है, सियासत काफी गर्म है, लेकिन इस बीच विपक्ष के जो तेवर हैं वो भी बहुत गर्म हैं और इन तेवरों ने बदल दी है चुनाव की तस्वीर। किस तरह से बदली है, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार अमलेंदु जी। आज मैंने जैसा ये कहा कि आज रैलियों का शुक्रवार है यूपी के लिए, खास तौर से यूपी के लिए, क्योंकि आज यूपी में हम देखेंगे कि देश के तमाम बड़े नेता, मतलब जो अक्सर चर्चा में रहते हैं, जो लगातार चर्चा में बने रहते हैं, वो सारे नेता इस वक्त यूपी में हैं। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी तो लगातार यूपी में खैर बनी ही हुई है, और अखिलेश यादव भी यूपी का जिम्मा बखूबी संभाल रहे हैं। लेकिन इस बीच इधर जो संयुक्त रैली हो रही है इंडिया गठबंधन की, उसको लेकर पीएम की परेशानी जो बढ़ रही है वो उनके भाषणों में भी जाहिर हो रही है। आज बाराबंकी में उन्होंने जिस तरह से सभा की और उन्होंने अखिलेश यादव के लिए शहजादे शब्द का इस्तेमाल किया, उसके पहले राहुल गांधी के लिए शहजादे शब्द का इस्तेमाल किया था, और कल की एक रैली में उन्होंने यदुवंशियों पर निशाना साधा था। आप बेशक निशाना साध सकते हैं, क्योंकि वो तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के नाते उनका काम ही है कि वो अपने विरोधियों की कमियों को दिखाएं, उनकी आलोचना करें। लेकिन आलोचना की भी कोई एक उसका तरीका होता है यदुवंशियों को लेकर। और जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही मोदी ने, हम पहले मोदी का कल का एक बयान सुन लेते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब उनका हाल देखिए। मैं
अभी द्वारिका जी के दर्शन करने गया था। अंदर समुद्र के अंदर जाकर के मैंने भगवान श्री कृष्ण ने जो द्वारिका जी बनाया था, द्वारिका नगरी बनाई थी, वहां अपनी श्रद्धा अर्पित करने गया था। तो एक कांग्रेस वाले इसकी भी मजाक उड़ा रहे थे। और मजा ये है, ये बिहार में आरजेडी वाले और उत्तर प्रदेश में सपा वाले, उनके परिवार के जो मुखिया है वो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। अरे तुम कैसे आदिवासी हो यार? जिसके साथ बैठते हो वो तो भगवान श्री कृष्ण को गाली दे रहा है रे। और हम ये प्रधानमंत्री की भाषा है अमलेंदु जी, कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है और कई बार लगता है कि अब शायद मोदी ऐसा कोई मौका न दे जहां पर हमको उनकी भाषा पर चर्चा करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन मोदी कोई मौका छोड़ ही नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है ये किस तरह की, मतलब अगर वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं अपने विरोधियों के लिए, अरे और रे करके जिस तरीके की वो बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में मैं स्मृति ईरानी का भी एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें भी उन्होंने इतनी खराब भाषा का इस्तेमाल किया। तो या चाहे हम हेमंत बिस्व शर्मा की भाषा सुन ले, आदित्यनाथ की भाषा सुन ले, तमाम नेता जो है कोई किसी से पीछे नहीं, लगातार वो लोग यही बताना चाह रहे हैं। और मोदी जी तो बिल्कुल एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। क्या कहेंगे अमलेंदु जी, क्या ये भाषा का गिरता स्तर ये विपक्ष के जो उसका दबाव बढ़ रहा है या उसका प्रभाव बढ़ रहा है, उसका असर है? देखिए सर मित्रा जी, एक तो ये विपक्ष का जो दबाव बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पिछड़ती हुई दिखाई पड़ रही है उसका भी एक दबाव है। देखिए असल में ओरिजिनल भाषा तो इन लोगों की यही है जो ये बात करते हैं, लेकिन चूंकि इनकी शाखाओं में इनको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको आवरण ओढ़ के रखना है और बहुत मीठी भाषा बोलनी है, तो आवरण जब तक ये रहता है तब तक ये मीठी भाषा बोलते रहते हैं। लेकिन वो उस मीठी भाषा में कृत्रिमता सर मित्रा जी बहुत ज़्यादा होती है और बड़े क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जब बातें करेंगे। लेकिन जैसे ही संकट में होते हैं या इनका कोई असली चेहरा सामने आना होता है तो इनकी असली भाषा सामने आ जाती है। नरेंद्र मोदी की जो असली भाषा है वो सामने आ रही है कि नरेंद्र मोदी की असली भाषा यही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी की भाषा का स्तर गिर रहा है, वो पहले ही गिरा हुआ स्तर है, तो इससे ज़्यादा और क्या गिरेगा। तो मतलब वो नरेंद्र मोदी की भाषा का स्तर नहीं गिर रहा है, नरेंद्र मोदी भाषा के गिरे हुए स्तर पर पहले से ही हैं। तो जो थोड़ा बहुत आवरण ओढ़ के रखा जाता था वो आवरण भी अब हट चुका है एक तरीके से। वो आवरण हटने के पीछे कारण ये है कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से चुनौती दे रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को अब उत्तर प्रदेश में मिल रही है, जहाँ वो समझती थी कि उसका जो है वो बहुत अच्छा असर है, वो यहाँ क्लीन स्वीप करेगी। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्त तरीके से फंसती हुई शर्मिष्ठा जी नजर आ रही है। जो सूचनाएं मिल रही हैं उन सूचनाओं के मुताबिक ये, और ये सूचनाएं सिर्फ हम लोगों के पास नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के पास भी सूचनाएं हैं। और मुझे लगता है कि उनको प्रधानमंत्री को भी जो है फीड किया गया होगा, जो उनकी एजेंसियां उन्होंने फीड किया होगा कि उत्तर प्रदेश में आपकी ये उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और मतलब बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने यहाँ रणनीति बनाई थी अपनी और जिस तरीके से इन्होंने जातियों को आपस में लड़ाने का जो षड्यंत्र किया था शर्मिष्ठा जी, वो लोग समझ गए। और वो तमाम लोग जो पहले इनके समर्थक हुआ करते थे वो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के ज़बरदस्त तरीके से धुर विरोधी हो गए हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति उसका एक फेल्योर एक जो है वो इस तरीके से समझा जा सकता है। और वो फेल्योर इसीलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ अब ज़मीन पे है और वो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दे रहा है। जैसे आपने बताया कि आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सभाएं हैं, संयुक्त सभाएं हैं। इससे पहले कल अरविंद केजरीवाल की और अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उससे एक दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उससे पहले अखिलेश यादव की और राहुल गांधी की गाजियाबाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। फिर अमरोहा में दोनों की संयुक्त रैली हुई। तो जिस तरीके से संयुक्त हो रहा है प्रचार जो है, इसी तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं मतलब प्रत्याशियों के लिए रोड शो किया। तो ये सारी चीज़ इस तरीके से मजबूती के साथ एक तरीके से कहा जाए इंडिया गठबंधन जो है वो चुनाव मैदान में उतरा है और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती पेश कर रहा है। तो उससे भारतीय जनता पार्टी का कहा जाए कि बिलबिलाना या उसका प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर गिरना या अन्य नेताओं की भाषा का स्तर गिरना, उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण शर्मिष्ठा जी ये है। हालांकि फिर बात यही है कि भाषा उनकी यही है, मतलब वो असली भाषा उनकी सामने आ रही है। तो असली भाषा उनकी सामने इसलिए आ रही है चूंकि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त संकट में फंसी हुई दिख रही है उत्तर प्रदेश में। शर्मिष्ठा जी बहुत जबरदस्त फंसी हुई दिख रही है और इसका प्रमाण खुद मोदी दे रहे हैं।
क्योंकि उनकी भाषा में अब उन पर कोई संयम या कोई रोक वो खुद ही नहीं लगा पा रहे हैं, और जो दिल में है, यानी उनके जो दिल में है वो जुबान पर आ रहा है, और ये दिख रहा है कि वो अपने विरोधियों के लिए किस तरह की सोच रखते हैं। हाल ही में उनका एक इंटरव्यू भी एक चैनल के 4 पत्रकारों के साथ काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता तो रहे हैं कि वो सबसे बड़ा इंटरव्यू है, लेकिन उस इंटरव्यू में जब एक पत्रकार ने उनसे ये सवाल किया कि देश में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढ़ रही है, और रिपोर्ट ये बता रही है, और के शेप की जो इकोनॉमी है वो हो रही है कि अमीर ऊपर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? तो उनका ये बोलना था कि तो क्या सारे लोग गरीब हो जाए। मतलब वहां ये भी उनकी समझ जो है वो जाहिर हो रही है कि मोदी को ना इकोनॉमिक्स की समझ है, और ये कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपको इकोनॉमिक्स की समझ नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आपको कम से कम संवेदनशील तो होना चाहिए जनता के लिए, जब आप खुद को प्रधान सेवक कहते रहे हैं। लेकिन ना उनकी जनता के प्रति कोई संवेदनशीलता दिखती है, और ना विपक्ष के लोगों के लिए, और इसीलिए वो लगातार ऐसे बयान देते हैं और अपने विरोधियों पर प्रहार करने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते, और उस प्रहार में वो व्यक्तिगत हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात जो है बीजेपी की कमजोरी जो है, मोदी की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है, और वो बार बार जाहिर होती है। इधर आज हम जो बात कर रहे हैं कि रायबरेली में आज इस समय आज सोनिया गांधी भी पहुंची, अमलेंदु जी, और सोनिया गांधी का गढ़ रहा है रायबरेली, मतलब उनको वो लगातार यहाँ से सांसद रही हैं, और इस बार जब उन्होंने राज्यसभा जाना तय किया तो रायबरेली के लोगों को एक चिट्ठी लिखकर ये बता भी दिया कि मेरा घर मेरा परिवार आप लोग हैं, और अब मैं दूसरी जगह जा रही हूँ, लेकिन आप मेरा परिवार बने रहेंगे, और आपका प्यार हमको हमेशा मिलता रहना चाहिए। इस तरह की चिट्ठी उन्होंने लिखी थी। और अब रायबरेली से ही राहुल गांधी प्रत्याशी हैं, और पिछले दिनों उन्होंने वहां पर प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी पहुंचे थे और सभा की थी, और वहां जैसी भीड़ उमड़ी थी उससे समझ में आ गया था कि माहौल कैसा बन रहा है। और आज अखिलेश यादव भी रायबरेली पहुंचे। हालांकि अखिलेश यादव वहां नहीं भी पहुंचते तब भी गांधी परिवार काफी था रायबरेली के लोगों के सामने सभा करने और रैली करने और वोट मांगने के लिए। लेकिन अखिलेश यादव का पहुंचना कहीं ना कहीं ये बताने के लिए है कि हम आप लोगों के साथ हैं, इंडिया गठबंधन अभी एक साथ है, और बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले हम टूटने वाले नहीं है। जैसे राहुल गांधी कन्नौज पहुंचे थे अखिलेश यादव के लिए, वैसे ही अखिलेश यादव पहुंच गए रायबरेली राहुल गांधी के लिए। और वहां रायबरेली में अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, अभी वहां पे उनकी सभा एक साथ चल रही है, क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, इसको भी सुन लेते हैं। कि अमेठी में सिलेंडर वाले लोग, अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। और मुझे वो समय भी याद है जब अमेठी में मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था। याद है कि नहीं याद है? मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था, और ये कड़वा झूठ बोलने वालों ने क्या आपको 13 रुपए किलो चीनी दी है क्या? और इस बार अमेठी वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने 13 रुपए किलो में चीनी नहीं दी है उसको अमेठी वाले वोट नहीं देने जा रहे हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। ये अमेठी की आवाज दिल्ली लखनऊ तक पहुंच रही है, और मुझे तो ये लगता है कि जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं, गठबंधन बन गया है, उन्होंने अपनी बंबई वाली टिकट कटवा ली है, और वो घबराए हुए हैं। ये एक पे एक नहीं है, ये एक और एक 11 होकर के मुकाबला कर रहे हैं हम लोग। और जब 1 और 1 11 हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले 9-2-11 हो जाएंगे।
शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसका एक बेहतरीन उदाहरण अखिलेश यादव ने पेश किया। इधर अमेठी में के.एल. शर्मा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार करने अभी अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं अमेठी, और वहां उन्होंने जो बातें कही अमलेंदु जी, बहुत मार्के की बातें हैं। उन्होंने स्मृति ईरानी का नाम नहीं लिया लेकिन बता दिया कि किस तरह से वो अमेठी वालों के लिए स्मृति बन सकती हैं, क्योंकि मीठी चीनी और उसको लेकर जो कड़वाहट उन्होंने फैलाई है और सिलेंडर वाले सरेंडर कर रहे हैं, ये तमाम जुमले जो हैं चुनाव में हर साल मतलब हर बार के चुनाव में ऐसा कुछ ना कुछ होता ही है, शब्दों का बहुत खिलवाड़ होता है और जनता उसके पूरे मजे भी लेती है, लेकिन साथ ही साथ उसके पीछे छिपे मैसेज को भी अच्छे से समझ लेती है। और इस बार जो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हम एक और एक मतलब हम दो नहीं है, एक और एक हमको 11 समझिए, और इंडिया मैंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसका जो गठबंधन है ये इस बार यूपी में तहलका मचाने जा रहा है। अमलेंदु जी, 4 चरणों के चुनाव में तो ये दिख ही गया कि यूपी में इस समय बीजेपी की हालत अच्छी नहीं है। अब ये जो बोलते हैं कि यूपी से होकर दिल्ली का रास्ता गुजरता है, तो क्या इस बार ये रास्ता नहीं गुजरने वाला है बीजेपी के लिए? क्या नरेंद्र मोदी, क्योंकि 1 जून को उनका खुद का वाराणसी में उनका चुनाव है, वहां पर बहुत से उम्मीदवार बैठ गए हैं, अभी केवल अब 7 लोग मैदान में हैं मेरा ख्याल है वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और अभी उनका जो नामांकन हुआ था उस समय उसमें कैसे सारे लोग पहुंचे थे उनके नामांकन के लिए, शक्ति प्रदर्शन जैसी वो बात थी। लेकिन इस बीच मोदी जिस तरह से बार बार यूपी में चक्कर काट रहे हैं और एक एक दिन में इतनी सभाएं कर रहे हैं और उसके बाद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी उन्होंने ये फिर उनके ये कहा कि वोट जिहाद वाले आपको वो कर देंगे, आपकी संपत्ति छीन लेंगे, आपको आपकी संपत्ति को दे देंगे, यानी अब वो सुधर ही नहीं रहे हैं। एक बार उन्होंने अभी वो गंगा किनारे ये बयान दिया था कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा, उसके बाद वो फौरन पलट गए। अभी फिर उन्होंने ये वोट जिहाद की बात कर ली, आज वो कृष्ण को गाली देने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या ये बतला रही हैं या साबित कर रही हैं कि चुनाव में तस्वीर अब एकदम वाकई बदल गई है? क्योंकि इधर ये हम देख रहे हैं कि यूपी का हाल ऐसा है, उधर महाराष्ट्र में हम ये देख रहे हैं कि दलित और आदिवासी और मुसलमानों का मुद्दा जो है वो बीजेपी पर भारी पड़ चुका है। बहुत सारी ऐसी खबरें अभी आ रही हैं सोलापुर से, अहमदनगर से, वहां पर प्रत्याशी बैठ गए हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अगर हम मतलब दलित और आदिवासी और मुस्लिम प्रत्याशी होकर बैठने की खबर आई, क्योंकि उनको ये लगा कि हमारे आने से वोट कट जाएंगे और शायद इससे महायुति यानी एनडीए को इसका फायदा मिल जाएगा, लेकिन हमको तो फायदा पहुंचाना है महाविकास आघाड़ी को, यानी वो शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस, इनके साथ वो दिखाई दे रहे हैं। भले ही साथ में आके समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन इन प्रत्याशियों का बैठना ये बता रहा है कि महाराष्ट्र में भी इस समय बीजेपी के लिए हालत खराब है, उधर बिहार में भी अब यही नजर आ रहा है। और यही 3 बड़े राज्य हैं जहां से जिनमें अगर बीजेपी अच्छी खासी जीत हासिल करती तो फिर तो 400 पार वाली बात वो कर सकती थी। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, उधर दक्षिण तो पूरा साफ हो ही चुका है, क्या वाकई बदल गई है चुनाव की पूरी तस्वीर अमलेंदु जी? समिता जी, चुनाव की तस्वीर एकदम बदल चुकी है और ये ऐसे समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कई जगहों पे 2-2 बार जाना पड़ रहा है एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में। आप समझ सकती हैं कि इससे क्या परिस्थितियां नरेंद्र मोदी के सामने पैदा हो गई हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। दूसरी बात समिता जी ये कि विपक्ष के पास कई नेता हैं जो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से भीड़ जुटा रहे हैं। अखिलेश यादव की अपनी क्षमता अलग है, राहुल गांधी की अलग है, प्रियंका गांधी की अलग है, तेजस्वी यादव की अलग है, मल्लिकार्जुन खड़गे की अलग है, उद्धव ठाकरे की अलग है, शरद पवार की अलग है। मतलब तमाम नेता जो इंडिया गठबंधन के हैं वो जगह जगह अपनी क्षमता प्रदर्शित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास ले दे के एक अकेले नरेंद्र मोदी हैं और थोड़े से बचते हैं तो अमित शाह बचते हैं कि जो जिनके लिए भीड़ जुटाई जाती है। तो अमित शाह के लिए भीड़ कैसे जुटाई जाती है वो हम लोगों ने वो उसका रायबरेली का जो वीडियो हुआ जिस पत्रकार की पिटाई हुई उससे हमने समझ लिया कि किस तरीके से भीड़ प्रधानमंत्री की या भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में जुटाई जाती है, उससे वो साफ जाहिर हो गया। लेकिन इंडिया गठबंधन की रैलियों में जिस तरीके से भीड़ आ रही है और जिस तरीके से उत्साहित है और जिस तरीके से चीज़ें सब सामने आ रही हैं उससे ये साफ तौर पे समझाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ती हुई नजर आ रही है, चूँकि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है। बिहार से भी समिता जी खबरें ये आ रही हैं कि शायद 1 जून को कोई जो पलटी पुत्र कहे जाते हैं वो फिर पलटी मारने वाले हैं।
पहली जून को। जी, जी, ये जी। खबरें आ रही हैं, यानी चुनाव लड़ लिया मिलके भारतीय जनता पार्टी के साथ और पलटी मार जाएंगे फिर पहली जून को। ये खबरें आना शुरू हो गई हैं और इसीलिए वो नरेंद्र मोदी के नामांकन में शामिल नहीं हुए पलटी पुत्र जो जिनको कहा जा रहा है। अब वो कैसी पलटी मारते हैं, कौन पलटी मारते हैं, कितना मारते हैं, ये देखा जाएगा। चूँकि वहाँ जिस तरीके से एनडीए के अंदर जो है वो संघर्ष शुरू हुआ है, नीतीश कुमार की जनता दल यू एक तरफ है, चिराग पासवान की पार्टी जो है वो लोजपा रामविलास वो एक तरफ है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है, और तीनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें, हर संभव कोशिशें कर रहे हैं। तो ये जिस तरीके से इनकी अंदरूनी संघर्ष बढ़ा है उससे भी वहाँ इंडिया गठबंधन को मजबूती मिल रही है। झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ जिस तरीके से कल्पना मुर्मू सोरेन ने कमान संभाली है हेमंत सोरेन के अंदर जाने के बाद, और अभी कल हेमंत सोरेन पर सुनवाई शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। हो सकता है कि आज उस पर फैसला भी आ जाए हेमंत सोरेन को लेकर के, या हो सकता है सोमवार को फैसला है। मुझे लगता है कि शायद आज फैसला भी आ सकता है कुछ ना कुछ। तो अगर ये आ जाता है तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये जिस तरीके से समिता ये चीज़ें हैं उससे ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़बरदस्त तरीके से परेशानियों में है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। तो इसीलिए अब जो है जो प्रधानमंत्री की भाषा जो अपने मूल स्तर पे आ गई है, जो उनका स्तर है, इससे समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देता हुआ लग रहा है। समिता जी, बिल्कुल, आपने जिक्र किया हेमंत सोरेन की। आज जो याचिका पर मतलब जो गिरफ्तारी को उन्होंने भी गलत बताया था और हाईकोर्ट में उनकी याचिका खारिज हो गई थी, मतलब हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया था। तो उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट को थे और 13 मई को पहले इस पर सुनवाई हुई थी और उसके बाद आज उस पर वापस सुनवाई हुई है और जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ हेमंत सोरेन के मामले को भी सुन रही है। और इस बीच कल्पना सोरेन ने बिल्कुल जिस तरह से वहां कमान संभाल ली है झारखंड में, वो भी एक लोगों के लिए आश्चर्य है। और हम जब भी हम बात करते हैं कि 2024 का ये चुनाव कई मायनों में खास है, तो इसमें ये बात भी जरूर जुड़ेगी कि इस चुनाव में कुछ नए प्रभावशाली नेताओं का भी जन्म हो और कल्पना सोरेन का नाम उनमें शायद प्रमुखता से लिखा जाएगा, क्योंकि झारखंड को उन्होंने मतलब एकदम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एकदम नई लहर वहां पर बहा दी है। और वो अब ये न केवल वो झारखंड मुक्ति मोर्चा बल्कि वो एक तरह से इंडिया गठबंधन के लिए भी स्टार प्रचारक जो हैं वो बन गई हैं और सभाओं में उनकी बहुत मांग होती है और उनको सुनने के लिए लोग उमड़ते हैं। और कल ही उन्होंने एक सभा की थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि इंडिया झुकेगा नहीं और किस तरह से सारे लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। और क्या कुछ कहा था कल्पना सोरेन ने और कितने दमदार शैली में वो अपनी बातें रख रही हैं, ये भी एक बार सुन लेते हैं। ये आगाज हो चुका है कि चुनावी माहौल और भी घमासान होने वाला है। बिजलियां कड़केंगी जरूर, आंधियां उठेगी जरूर, लेकिन कोई भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को रोक नहीं सकता, कोई भी इंडिया गठबंधन को रोक नहीं सकता। दिल्ली की गद्दी हिलने वाली है। हम आ रहे हैं दिल्ली, हम आ रहे हैं दिल्ली, हम आ रहे हैं दिल्ली। आप सभी को मेरी तरफ से गुनमना जोहार, सून संगीत को सनम को के इनसेंट को नाड़ी अड़ी गुनमना जोहार। और आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा है। बारिश हो रही है लेकिन मैं देख सकती हूँ दूर तक बिना छतरी के भी लोग वो आ खड़े हैं। ये है वो जुझारू लोग। आप जोर से ताली बजा कर करिए। ये जो मौसम बदल चुका है, आज ये यहाँ पे हम लोग सुनिश्चित हो चुका है कि इंडिया गठबंधन आ चुका है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। अमलेंदु जी, यहाँ तो कल्पना सोरेन ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। मतलब कहाँ मोदी बोल रहे हैं कि ये लोग 50 सीट भी ले आएंगे तो बहुत है, आज वो ये बात बोल रहे हैं। और कल्पना सोरेन का तो ये दावा है कि इंडिया गठबंधन आ चुका है, केवल औपचारिकता बाकी है। और जिस अंदाज में उन्होंने बात कही, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि मौसम भी बदल रहा है देश का, कई जगह पे आंधी तूफान आ रहे हैं, झारखंड में भी बिजली कड़की, बारिश हुई, तो उन्होंने ये बता दिया कि ये सारी चीजें जो है ये बदलते मौसम की बात जो है वो कह रही हैं। और इधर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इधर जयराम रमेश ने भी एक ट्वीट किया था अमलिंदु जी इस चीज को लेकर के, जिस तरह से कपिल सिब्बल जो अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जब वो चेयरमैन नए अध्यक्ष चुने गए और 20-23 साल बाद, मतलब वो 95 में चुने गए थे, 97 में चुने गए थे, 2001 में चुने गए थे और अब जाकर वो वापस
2024 में वो बने, तो इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करके उनको बधाई दी थी कि कपिल सिब्बल को भारी बहुमत से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने जाने पर वो बधाई दे रहे हैं। और उन्होंने लिखा कि यह एक उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील ताकतों के लिए बड़ी जीत है। निवर्तमान प्रधानमंत्री के शब्दों में यह राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जल्द होने वाले परिवर्तनों का एक ट्रेलर भी है। यानी यहाँ पर कपिल सिब्बल की जीत को, मतलब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उसका राजनीति से जो इस समय चुनावी माहौल है, इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी राजनीतिक हलकों में ये माना जा रहा है कि कपिल सिब्बल की जो जीत है वो एक तरीके से आने वाले चुनाव में जो ट्रेलर दिख गया है उसका, कि यहाँ इस चुनाव में जो बदलाव होने जा रहा है ये उसका ट्रेलर है, उसकी झांकी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अभी जिस तरीके से लगातार फैसले आए, जिस पर फंसती जा रही थी मोदी सरकार, बीजेपी फंसती जा रही है, और उसके बाद जिन लोग, मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी वकीलों के दो गुट इस तरह से बने हुए हैं कि एक को पूरी तरह से सरकार की बैकिंग है, जबकि दूसरा गुट जो है वो लगातार उन मुद्दों को उठा रहा है जो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जरूरी है। और ऐसे माहौल में कपिल सिब्बल का जीतना, आपको क्या लगता है कि क्या ये वाकई कोई ट्रेलर है? क्योंकि कपिल सिब्बल, जैसे अभी हेमंत सोरेन का केस तो वो लड़ ही रहे हैं, उससे भी मतलब जिस तरीके के उन्होंने मजबूती से अपना पक्ष रखा, अभी भी वो कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। और कपिल सिब्बल का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनना 23 साल बाद, क्या ये राजनीति में बड़े बदलाव की भी कोई सूचना है, आहट है? अमलेंदु जी। बिल्कुल सौमित्रा जी, देखिए सिर्फ कपिल सिब्बल अध्यक्ष ही नहीं चुने गए हैं, बल्कि जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं आदिश सी अग्रवाला, उनके 2-3 मसले जो बड़े महत्वपूर्ण रहे सौमित्रा जी। एक तो उन्होंने चिट्ठी लिखवा दी थी किसान आंदोलन जब हो रहा था सुप्रीम कोर्ट को, कि इनको जो है किसानों को रोका जाए क्योंकि हमें अदालत पहुंचने में देर होती है। इस पर जो था वो उनकी याद खारिज कर दी गई थी। दूसरा उन्होंने चिट्ठी लिखवा दी थी कि राष्ट्रपति की इसमें कंसेंट ली जाए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, और सीजीआई को चिट्ठी लिखवा दी थी। उस पर तो सुनवाई के दौरान बुरी तरीके से सीजीआई ने इनको झिड़का था कि आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और आप जानते होंगे कि कानूनी प्रक्रिया क्या है, अब आप हमसे ज़्यादा मुंह मत खुलवाइए। यानी कि एक तरीके से उन्होंने कहा कि आप हमसे ज़्यादा मुंह मत खुलवाइए वरना आपकी बहुत सी बातें हम यहाँ खोल के रख देंगे। और फिर जो चिट्ठियाँ लिखी गई थी एक 600 वकीलों की तरफ से समिता जी, कि वो कॉर्पोरेट घराने किस तरीके से होते हैं, वो भी मूव जो था वो आदिश सी अग्रवाला का ही था। और आदिश सी अग्रवाला के दोनों पत्र जो समिता जी थे, जो उन्होंने राष्ट्रपति के कंसेंट के लिए लिखा था, उसके खिलाफ तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव थी, उसने उसका खंडन किया कि ये उनका व्यक्तिगत मत है, हमारा नहीं है। इसी तरीके से जो इसका था किसानों के ऊपर जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उसका भी था उसने विरोध किया था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत समिता जी ये है कि सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से दबाव में लेने की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी समर्थक वकीलों द्वारा की जा रही थी, उस पर एक तरीके से लगाम जो है वो लगी है। और ये एक बड़ी हार जो है भारतीय जनता पार्टी की न्यायपालिका के क्षेत्र में ये समझी जा सकती है कि वो किस तरीके से न्यायपालिका पे कब्जा करना चाहती थी। और लगातार इस तरीके की चीज़ें चली कि जजों की नियुक्तियां किस तरीके से रोकी गई, जो कॉलेजियम ने बना करके भेजे गए, फिर अपने जजों को सेट करने की कोशिश की गई। हालांकि बहुत से जज सेट किए भी गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, भारतीय जनता पार्टी ने अपने बहुत से सेट किए भी हैं, तो लेकिन वो जो कॉलेजियम ने सिफारिशें की वो रोकी गई, इसलिए रोकी गई कि ताकि किसी फैसले पर, किसी समझौते पे जा करके मामला रुके, और उसमें भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी कामयाब होती हुई दिखाई पड़ी थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिस तरीके चाहिए, तो ऐसे में कपिल सिब्बल का चुना जाना एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी आशा की किरण भी इसलिए भी बनती है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत से मामले जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जो मामले समझते जाते हैं, ठीक है, वो कॉर्पोरेट घरानों के जाते हैं, ये बड़े लोगों के जाते हैं, वो तो एक अलग का मसला है, लेकिन आम आदमी के जनहित के बहुत से मसले ऐसे जाते हैं जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट कानून की परिभाषा जो है उसको तय करता है, जो कानून है उसकी संवैधानिकता को भी तय करता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहाँ महत्वपूर्ण लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की तरफ से हों। तो कपिल सिब्बल का इस तरीके से चुना जाना मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण परिघटना है, और इसका आने वाले समय में हमें सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी प्रभाव देखने को मिल सकता है। समिति बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस समय कई अहम मसले चल रहे हैं। हेमंत सोरेन के मामले पर अभी सुनवाई चल रही है, अब से कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल पर भी सुनवाई होनी है। आपको हमने कल उसकी पूरी लाइव प्रस्तुति दी ही थी कि किस तरह से वहां पर अदालत में सुनवाई चल रही थी, और अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को
गलत ठहराने वाली जो उन्होंने मामला दाखिल किया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई चल रही थी और उसमें ईडी फंसती हुई दिखाई दे रही थी। ईडी को 10-15 मिनट का वक्त चाहिए था कि वो कुछ और दलीलें पेश करें। उसके बाद आज का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इधर इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो भी देखने वाली बात है। ईवीएम को लेकर भी, वीवीपैट को लेकर बहुत सुनवाई हुई। तो ये सारे मसले कहीं ना कहीं चुनाव पर भी असर डाल रहे हैं और इधर विपक्ष के जो तेवर हैं वो भी ये बता रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव की तस्वीर बदलती जा रही है। अभी अखिलेश यादव अमेठी में रैली कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, फिर वो रायबरेली में सबकी संयुक्त सभा होगी। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे आज महाराष्ट्र पहुंचेंगे। उधर यूपी में भी अभी नरेंद्र मोदी हैं, शाम को वो भी महाराष्ट्र पहुंचेंगे। देश में बहुत तेजी से सियासी चीजें बदल भी रही हैं, हलचलें भी बढ़ रही हैं और इसके साथ बदलती जा रही है चुनाव की तस्वीर। तो आने वाले वक्त में, यानी कि अब 5वें चरण का जो चुनाव होगा, उसमें ये तस्वीर कौन से रंग दिखाएगी, नए रंग दिखलाएगी, क्या 4 चरणों वाले चुनाव के जो रंग हैं, जिसमें बीजेपी के लिए कालीमा ज्यादा है और इंडिया गठबंधन के लिए उजाले की किरण ज्यादा नजर आ रही है, वो उम्मीद भी क्या बरकरार रहेगी 5वें चरण में, ये भी देखना होगा। अब बहुत कम वक्त बचा है 4 जून आने में, लेकिन इन कम दिनों में ही बहुत सारे बड़ी चीजें होने वाली हैं, बहुत सारे बड़े बदलाव हो सकते हैं और क्या क्या होगा आने वाले दिनों में, इस पर भी हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल हम आज की इस चर्चा को अमलेंदु जी यहीं रोकते हैं और कुछ ही देर में हम सुप्रीम कोर्ट पर जो सुनवाई चल रही है उस पर भी हम चर्चा करने के लिए फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि आपने आज की इस चर्चा को ध्यान से सुना। जुड़े रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।